नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सीमा हैदर की बात होगी, जो अभी तक यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका सीमा हैदर ठीक से जवाब नहीं दे रही है। नए खुलासे हो रहे हैं और उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की संभावना बढ़ रही है। सत्ता में हमने सीमा हैदर पर इन्वेस्टिगेटिव एक कुंजी तैयार की है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बर्बादी का नया दृश्यम दिखाया है। गुजरात में कुछ इलाकों में सिर्फ 14 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाके डूब गए हैं। राजकोट, सूरत समेत गुजरात के 4 जिलों की रील आज हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में आज बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से यह हादसा हुआ। गृह मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट मांगी। विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया का आइडिया किसका था? आज की तारीख में यह बड़ा सवाल हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इसका श्रेय दे रहे हैं, तो विपक्ष के कुछ नेता ममता बनर्जी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। बयानों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर इंडिया वाले आइडिया पर सत्ता की कुंजी हमने तैयार की है। सत्ता में बात होगी जज साहब की नाराजगी की, जिन्होंने ट्रेन के लेट होने पर रेलवे से स्पष्टीकरण मांग लिया। रेलवे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सफर के दौरान जज साहब को हुई असुविधा का जिक्र है। ट्रेन लेट होने पर आम आदमी किससे स्पष्टीकरण मांगे, ये बड़ा सवाल है। आज साइंस की उस सत्ता की भी बात करेंगे जो मानवता के लिए वरदान साबित होने वाली है। ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा नैनो रोबोट तैयार किया है जिसे शरीर के अंदर तैनात किया जाएगा। और न्यूज मित्रों को जानकारी दे दें कि कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 31 बिल पेश करने की तैयारी है। सत्र शुरू होने से पहले आज केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तो सत्ता में अब बात सीमा हैदर की, जिसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ हो चुकी है। तमाम तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब तक यह जवाब नहीं मिल पाया कि वो पाकिस्तान से भागकर आई एक प्रेमिका है या फिर जासूस है। और इसके साथ ही सीमा को पाकिस्तान भेजने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। सबसे पहले आपको वो 10 सवाल बताते हैं जिनके ठीक ठीक जवाब ना तो जांच एजेंसियों को मिल पा रहे हैं और ना ही पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को। सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का सच क्या है? ये फोन कैसे टूटा, डेटा कैसे डिलीट हुआ और क्यों हुआ? आईएसआई के कोडवर्ड हुपी और फल वाला जो सच है वो आखिर क्या है? पाकिस्तान से भारत आने में 12 लाख खर्च किए, पैसे कहां से आए और कहां ये पैसा खर्च किया? सचिन ने कब कब पाकिस्तान में सीमा को पैसे भेजे? पाकिस्तान से सीमा को किसने भेजा? किसने टिकट बुक करवाई? सीमा ने पाकिस्तान में घर किसको बेचा और कितने में बेचा? सैन्य यूनिफॉर्म पहने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? नेपाल से भारत में घुसा जा सकता है, ये कैसे पता चला? क्या किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया? सीमा ने पबजी गेम भारत में कितने लोगों के साथ खेला? ये वो सवाल हैं जो पिछले 2 दिनों में कई बार सीमा हैदर से पूछे गए, लेकिन इनमें से एक भी सवाल का सही जवाब सीमा नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर ने 17 जुलाई को एटीएस की पूछताछ में कबूल किया था कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय पुरुषों के संपर्क में थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए जान पहचान बढ़ाई थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए चैट की थी, अब उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। भारत में एंट्री से पहले नेपाल के जिस होटल में सीमा और सचिन ठहरे थे, उस होटल तक टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया है। हमने उस होटल के मालिक से बात की है और सीमा और सचिन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे। हमने अभी जो वो लोग जब यहाँ पर ठहरे थे, हम लोग ने बहुत सर्च किया तो मिला भी नहीं उनका नाम, और कुछ नेम से वो लोग। अच्छा, रजिस्टर वगैरह में आपने नोट किया था उनका नाम? हाँ, नोट किया था सर, लेकिन मिल रहा ही नहीं। उस डेट में इंडियन लोग तो बहुत थे, लेकिन वो नाम थोड़ा मैच नहीं हो रहा है सर। अच्छा, सीमा ने अपनी पहचान क्या बताई थी? आपको बताया था वो पाकिस्तान की रहने वाली है? उन्होंने नहीं बताया सर। उन्होंने सीमा तो सचिन सीमा आने से भी पहले दिन आया था, तो उन्होंने कल मेरी बीवी आने वाली है करके उन्होंने रूम बुक करवाया। तो सीमा दूसरे ही दिन आई थी, तो सीमा आई तो उनकी बीवी है, तो फिर हम लोग ने उनकी बीवी है तो हम लोग ने ये किया भी नहीं सर। अच्छा, ये दोनों ने शादी कहाँ पर की थी?
शादी तो वो लोग ने रूम में की होंगी सर, लेकिन मंदिर में तो वो सिंदूर जो डाला वीडियो है वो रूम का ही है सर। आप ही के होटल के रूम का है? हाँ सर। रूम नंबर क्या था वो? 204 सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये सीमा और ये सचिन, ये दोनों होटल में कब कब रुकते थे, कितने बजे वापस आते थे, कब जाते थे? वो लोग सर दिन भर तो रूम में रहते थे, शाम को सुबह निकलते थे तो ऐसा 1-2 घंटा घूम के आ जाते। ये 204 रूम नंबर है। ये देखिए, ये वो रूम है जो कि इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इसी रूम के अंदर सीमा हैदर और इसके अलावा जो सचिन है, वो दोनों तकरीबन 8 से 9 दिन तक ठहरे थे। तो सीमा पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि वो एक प्रशिक्षित अपराधी की तरह बार बार बयान बदल रही है। पहले अवैध तरीके से नेपाल के जरिए भारत में दाखिल हुई, 5वीं पास होने के बावजूद अच्छी खासी इंग्लिश और हिंदी बोलती है, लेकिन जब भी जासूसी वाले सवाल पूछे जाते हैं तो गोलमोल जवाब देती है। ऐसे ही ड्रामा वो पाकिस्तानी नंबर वाले फोन को लेकर भी कर रही है। ATS को शक है कि सीमा के फोन में जासूसी के सबूत हो सकते हैं, मोबाइल में कई राज छिपे हो सकते हैं। सिम न होने के बावजूद सीमा ने यह मोबाइल अपने पास रखा। ATS फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से डेटा को रिकवर करेगी। एक कहानी यह भी है कि भारत आने के रास्ते में सीमा ने शारजाह और काठमांडू में भी सिम कार्ड खरीदे थे। सीमा के पास खुद का एक्टिव फोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल हॉटस्पॉट से करती थी। वहीं सचिन के पास भी एक टूटा मोबाइल फोन मिला है। आपको बता दें, 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन यूपी ATS सीमा और सचिन को अपने साथ सेफ हाउस ले गई थी। सीमा पर सबसे बड़ा शक यह है कि कहीं वो पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है, जो प्यार मोहब्बत के बहाने भारत में अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करने आई है। यूपी ATS का फोकस इसी जांच पर है। यूपी ATS की अभी तक की पूछताछ में यह भी सवाल किया गया है कि क्या सीमा को फोन पर मैसेज और चैटिंग में सावधानी बरतने को कहा गया? क्या बातचीत के लिए किसी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया? क्या सीमा ने फूपी और फल कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था? आपको बता दें कि ISI की कोड वर्ड डिक्शनरी में फूपी उसे कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजने का काम करता है। फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपए के लिए किया जाता है। इन तमाम खुलासों के बीच सीमा हैदर को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा हैदर की सुरक्षा को देखते हुए उसे सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। ATS की निगरानी में सीमा हैदर और उसके बच्चे को सेफ हाउस में, उसके जो बच्चे हैं उनको सेफ हाउस में रखा गया है। सीमा हैदर के बैकग्राउंड को लेकर IB और रॉ की तरफ से रेड फ्लैग मिल चुका है। इसके बाद यूपी ATS एक्टिव हुई और अब सीमा और सचिन से सच उगलवाया जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच में एक खबर यह भी आ रही है, जो अभी तक ATS की तरफ से सूत्रों के हवाले से आ रही है, कि जासूस को लेकर के अभी तक एजेंसी के पास में कोई ठोस सुराग या कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया है। यह मामला इतना उलझ गया है कि सीमा हैदर को भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस मामले पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने TV9 भारतवर्ष से क्या बात की और पुलिस अधिकारी इस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये अब आप खुद सुनिए। जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हम यही आपको बता सकते हैं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जांच बिंदुओं को भी स्पष्ट कर दिया गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? सीमा हैदर मामले में एक खुलासा उसके नेपाल से भारत आने के तरीके को लेकर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा है। शक है कि सीमा को पाकिस्तानी हैंडलर की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, सीमा को पूरी तैयारी के साथ ड्रेसअप किया गया था। ग्रामीण भारतीय महिला की तरह उसको वेशभूषा पहनाई गई थी। सीमा के मेकओवर में पेशेवर लोगों ने मदद की थी। बच्चों को भी खास तरीके से ड्रेसअप किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। अब सवाल यही है कि सीमा का क्या होगा। जिस वक्त से सीमा भारत में रह रही है, हर किसी को उस पर शक हो रहा है।
मकान में किराए पर रहे थे सीमा और सचिन, और ये वो कमरा है जहां पर पहचान बदलकर एक तरह से यहां पर रह रही थी सीमा हैदर। अब जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया है। लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्पाई हो, भारत की दुश्मन हो और उसको भारत में प्लांट किया गया हो। देखो, हमारे तो मन में शुरू से ही शंका थी जब पता चला भाई जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से आई है, एक आम महिला के पास 5 फोन कैसे आ सकते हैं? किस चीज वजह से आई है? 4 बच्चों को साथ लेके आई है, चोरी चुपके आई है। प्यार करती थी तो सामने आती ना। वो पूरे यहाँ आके कोई स्लीपर सेल हुई, जासूस हुई, उसने कोई यहाँ पे आके ड्रामा किया तो सचिन थोड़ी झेलेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ गलत करने के लिए आई है, तो सीमा तेरे बस की, हिंदुस्तान में कुछ गलत करने बस की नहीं है तेरे। पूरे दस्तावेज भी निकाले हैं उसके पास से, 4 पासपोर्ट भी हैं, सिम भी है, उसके फ़ोन का डाटा भी डिलीट हुआ है। तो सारा सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। सचिन से जो 7 महीने चैट करी वो सिम डिलीट क्यों करे? ये सब चीज डिलीट करे तो जासूस, इसीलिए तो हमें भी शक हो रहा है ना। और सत्ता में अब बात कुदरत के क्रोध वाली सत्ता की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कहर के बाद अब पश्चिम भारत के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 2 दिनों से गुजरात में भारी बारिश हो रही है। राजकोट, सूरत और गिर सोमनाथ जिलों के कई हिस्सों में मंगलवार से इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे दृश्य थे और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सबसे ज्यादा बारिश सूत्रपाड़ा में हुई, जहां सिर्फ 14 घंटों में 345 मिलीमीटर बारिश के कारण पूरा इलाका डूबने के कगार पर पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों तक गुजरात में ऐसी ही बारिश होने वाली है, जिससे हालात और खराब होंगे। इसे देखते हुए पूरे गुजरात में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। राजकोट में भी बारिश ने लोगों को बंधक बना लिया। कई जगहों पर गाड़ियों की जल समाधि बन गई। सड़कों पर भी समंदर जैसी लहरें उठने लगी। 21 जुलाई तक साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वलसाड, भावनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ में बारिश का हाई अलर्ट है। गिर सोमनाथ में पिछले 24 घंटे में 20 इंच बारिश हुई। इससे हिरन डैम ओवरफ्लो हो गया और रात में ही डैम के सभी दरवाजों को खोलना पड़ा, जिससे शहर में सड़कें नदी नहर की तरह दिखने लगी। अपार्टमेंट्स का बेसमेंट डूब गया। छोटे छोटे मकानों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। कई इलाकों में पानी के तेज बहाव से कारें बह गईं। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को रात भर घर का सामान बचाने के लिए जूझना पड़ा। वहीं बापी शहर के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले मुख्य अंडरपास में एक कार पानी में फंस गई। अंडरपास से निकालने की कोशिश में कार फंस गई थी। नगर निगम अग्निशमन विभाग ने कार को बाहर निकाला। कुल मिलाकर हालात बेहद गंभीर हैं और इन हालात को एक रील के जरिए अब आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जो वेरावल शहर का है, जहां दिन में भारी लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसी वक्त आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ पानी की नदियां ही बह रही है। रात 2 बजे से पानी सबके घर में घुस चुका है, 4-4, 5 फुट। 2 बजे से 3 फुट 4 फुट पानी पूरा मार्केट में घुस गया। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रात से ज्यादातर बारिश गिर रही है। गुजरात में सिर्फ बाढ़ के पानी को देखकर राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए हैं। गुजरात से आई बाढ़ की तस्वीरों पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया और लिखा कि गुजरात में कोई एलजी होते तो बात बनती, गवर्नर साहब ही ट्रैक्टर पर निकल जाएं। वैसे तो वीडियो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया वो बेहद खतरनाक है। इसमें एक लाइन से कई गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। पानी की ताकत के सामने कार खिलौनों की तरह दिखाई दे रही है और पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। हालांकि सौरभ भारद्वाज का ये ट्वीट
दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के उस वीडियो पर एक तरीके का कटाक्ष है जिसमें वो ट्रैक्टर से दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। वैसे बाढ़ सिर्फ दिल्ली और गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी उल्लास नदी, कालू नदी और मुरबाड़ी नदी पूरे उफान पर है। सावित्री नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है। कई जगहों पर पानी सड़क पर आ गया है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। रायसनी पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है। कल ही मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। भिवंडी में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी जमा हो गया, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। वसई, विरार और नाला सोपारा में तो पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हुई है कि कई जगहों पर 4-4 फुट पानी जमा हो गया है। पालघर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे भी इससे प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण बदलापुर और अंबरनाथ के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। पश्चिम भारत के बाद अब उत्तर भारत की बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण तापी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि कठुआ में बारिश के कारण एक घर ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण कठुआ में तरनाहा नाले पर बना एक पुल धंस गया, जिससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। इधर चंबा जिले के सलूणी में बादल फटने से भी भारी तबाही हुई है। एक तरफ बाढ़ का कहर है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। इस दौरान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। मृतकों में 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से यह हादसा हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। चमोली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। गृहमंत्री ने सीएम धामी से घटना की पूरी रिपोर्ट भी ली। बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और सत्ता में अब बात उस विशुद्ध राजनीतिक आइडिया की जिसकी कल से खूब चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर इसके बारे में खूब लिखा और बोला जा रहा है। यह आइडिया है इंडिया का, या यूं कहें कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का। कल विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नया नाम यही तय किया। अब यह चर्चा का विषय है कि जिस नाम का तोड़ निकालना एनडीए के लिए मुश्किल हो रहा है, वो नाम रखा किसने। कल से आज तक इस पर कई दावे हो चुके हैं। सूत्रों से सबसे पहले यह दावा किया गया कि इंडिया का आइडिया राहुल गांधी ने दिया। पीटीआई ने एक वीडियो बयान ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह दावा किया कि यह एक सामूहिक प्रयास था। मुझे नहीं लगता कि हम इसका कोई श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हां, यह विचार राहुल गांधी की ओर से आया था। इसका मतलब हुआ कि आइडिया का श्रेय राहुल गांधी को दे दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद न्यूज एजेंसी एएनआई ने बैठक में मौजूद वीसीके पार्टी के चीफ थोल तिरुवल्लम के हवाले से यह दावा किया कि इंडिया नाम का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस होगा। यानी ये शानदार आइडिया किसका था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, थोड़ा क्रेडिट की लड़ाई भी है। हालांकि इस बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए वो बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके तक नहीं और पटना रवाना हो गए। हालांकि जेडीयू इससे इनकार कर रही है। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बाद में नीतीश कुमार ने खुद ये कहा कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है। ये सारी बातें गलत हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीतीश कुमार चाहते थे कि कन्वेनर के रूप में उनका नाम तय हो जाए। उनके लोगों ने प्रस्ताव भी किया कि इसी बैठक में ना तय हो जाए, लेकिन कन्वेनर के बारे में भी मामला टाल दिया गया। वो जो था वो नीतीश कुमार को बेंगलुरु में नहीं मिला। और देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोगों ने काम किया। बात बात में नाराज हो जाना और फिर बार्गेन करना,
तो उनकी नाराजगी का अर्थ यही कि वो कुछ बार्गेन करना चाहते हैं। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या के लिए नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो तो हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। तो एक तरफ क्रेडिट डिस्क्रेडिट, पसंद और नाराजगी की बात है, दूसरी तरफ इंडिया नाम पर क्रिएटिव वॉर शुरू हो चुकी है। कल इंडिया नाम तय करने के बाद कांग्रेस ने आज एक पोस्टर जारी किया। इसमें बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी तस्वीर है। मैसेज क्लियर है कि इंडिया से बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति के कई सिर हैं और लिखा है सिर्फ नाम बदला है, नियत नहीं। कल ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि यह भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। हालांकि इंडिया नाम पर इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो से इंडिया हटाकर भारत कर दिया। वैसे ये अलग बात है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम का टैगलाइन है जीतेगा भारत। इस बीच कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग से प्रभावित होकर एक राजनीतिक ट्वीट किया और लिखा, एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा अब इंडिया का डंका, जीतेगा। इस तरीके के ट्वीट से यह बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक शब्दावली के स्तर में बहुत से उतार चढ़ाव होने वाले हैं। इस बीच टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी बने। जबकि सीपीएम की नेता वृंदा करात ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में टीएमसी की तानाशाही देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में संविधान और लोकतंत्र को बचाने का फैसला राज्य के पार्टी नेताओं से परामर्श के बाद किया जाएगा। यानी गठबंधन का नाम तो ठीक है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर मतभेद भी हैं, जिस पर 60 सेकंड की एक छोटी सी रील देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये कि पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब लड़ाई में सामने इंडिया हो तो जीत इंडिया की ही होगी। सोचे कि हम डायनेस्टी की ढोल में डेमोक्रेसी की ढक्कन से जो है वो कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिखाने वाले हैं, तो ये की गलतफहमी है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का जो परिस्थिति है वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। ওই তো আমাদের নেত্রী আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা, মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने। तो अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन है, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। यानी नाम में क्या रखा है, एक गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। नाम और उसके परसेप्शन से सारा खेल बदल जाता है। और यह भी मानकर चलिए कि यहां नेताओं के लिए सुगंध सिर्फ वोटों की और सत्ता की होती है। अब विपक्ष के इंडिया वाले नामकरण में वोट और सत्ता की सुगंध कितनी है, यह धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे बीजेपी को इस नाम में कोई मीठी सुगंध नहीं आ रही है, उसके अनुसार इसमें दुर्गंध है। फैसला अब जनता के हाथ में। और क्या कभी सफर के दौरान आपकी ट्रेन लेट हुई है? क्या ट्रेन के लेट होने पर आपने कभी रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा है? हो सकता है आप इस लेट लतीफी को पचा लेते हो और तमाम असुविधाओं के लिए ये बोलकर आगे बढ़ जाते हो कि भारत में तो ऐसा होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन कई बार कुछ लोग रेलवे से लिखित में स्पष्टीकरण मांग भी लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने उत्तर मध्य रेलवे के जीएम को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में रेल यात्रा के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी को हुई असुविधा का जिक्र है। इस मामले में रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो चिट्ठी है।
14 जुलाई को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 8 जुलाई 2023 को जस्टिस गौतम चौधरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। AC1 कोच में नई दिल्ली से जस्टिस चौधरी अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज आ रहे थे। ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट थी, जिसकी वजह से जज साहब को परेशानी हुई। ट्रेन लेट होने के बावजूद पेंट्री कार का कोई भी कर्मचारी जज साहब को नाश्ता देने नहीं आया। पेंट्री कार मैनेजर को बार बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। टीटी को बार बार बताने के बावजूद जीआरपी का कोई भी जवान जो था वो कोच में दिखाई नहीं दिया। जज साहब ने रेलवे से इस मसले पर जवाब मांगा है। हालांकि जज साहब की चिट्ठी मिलने के बाद रेलवे की ओर से भी जवाब दे दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से कहा गया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया गया है, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मकसद सभी को अच्छी सुविधाएं देना है, सेवाएं देना है, और इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक हुई कहां। जज साहब परेशान हुए और उन्हें रेलवे की तरफ से जवाब भी मिल गया, लेकिन भारत में आम यात्रियों को अक्सर होने वाली परेशानी के लिए कोई जवाब कभी नहीं मिलता। जज साहब की परेशानी और उस पर हो रही कार्रवाई के लेंस से भारतीय रेल के कुछ आंकड़ों को आपको दिखा देते हैं। सवाल है उन 2 करोड़ आम रेल यात्रियों की सुविधा का जो रोज ट्रेन में सफर करते हैं, जो ना तो वीवीआईपी होते हैं और ना ही किसी से स्पष्टीकरण मांग पाते हैं। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक देश में सबसे बुरा हाल पैसेंजर ट्रेन का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में 17% पैसेंजर ट्रेन लेट रही। मतलब कुछ 1,42,897 यात्री ट्रेनें देरी से चली, जिससे कुल 1,10,88,191 मिनट बर्बाद हुए। एक साल में 5,25,660 मिनट होते हैं। उस हिसाब से देखें तो यात्री ट्रेनों के लेट होने से लगभग 14 साल के बराबर का समय बर्बाद हुआ। 2022-23 में पैसेंजर ट्रेन सबसे धीमी गति से औसतन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, जनशताब्दी, गरीब रथ, वंदे भारत, सुविधा, तेजस शामिल हैं, इनकी औसत गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब सोचिए, लेट लतीफी के इस रिकॉर्ड पर अगर देश के आम रेल यात्री लिखित में चिट्ठी भेजकर स्पष्टीकरण मांगने लगें तो स्पष्टीकरण पत्रों की बाढ़ आ जाएगी। इन्हें एक एक करके रख दें तो स्पष्टीकरण की गगनचुंबी इमारत खड़ी हो जाएगी और रेलवे को इसका जवाब देने में वर्षों लग जाएंगे। खैर, जज साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे सिर्फ एक मामले पर कार्रवाई करके रुक ना जाए, बल्कि इस शिकायत को एक अफसर की तरह ले और व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त करे कि आम रेल यात्रियों की शिकायतें भी दूर हों। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि जज साहब को तकलीफ हुई तो रेलवे एक्शन मोड में आ गई, जबकि आम लोगों की तकलीफों और शिकायतों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हम एक बात जज साहब के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, और वो बात ट्रेन की स्पीड से नहीं बल्कि कोर्ट की स्पीड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कोर्ट की भी एक स्पीड होती है और इसकी वजह से इंसान लेट लतीफ होता है। 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में सरकार ने कोर्ट की स्पीड को लेकर एक जानकारी शेयर की थी, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक देश की सभी अदालतों में कुल लंबित मामले 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा थे। देश के 25 उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें भी 10,30,000 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से भी अधिक मामले लंबित हैं। पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिले न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। और भारत में तो ये एक संक्रामक रोग की तरह है। लेट लतीफ न्याय देने वाली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आपने एक विज्ञापन देखा होगा जिसमें 2 मिनट में खाना तैयार करने की बात की जाती है। आज हम सत्ता में आपको उस पुलिस से मिलवाते हैं जो 1 मिनट में ठोक देने की ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश जिले के मेरठ में तैनात इन दरोगा का नाम स्वराज सिंह है। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दरोगा एक नाबालिग के लिए कह रहे हैं कि 1 मिनट नहीं लगेगा, यहीं ठोक दूंगा अभी। दरअसल मामला यह है कि मेरठ में जर्जर मकान का एक हिस्सा ध्वस्त किया जाना था। इसके लिए एक प्रशासनिक टीम पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया तो पुलिस को सूचना दी गई। तभी मौके पर पहुंचे दरोगा ने विरोध करने वाले युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने पुलिसकर्मियों की बात नहीं सुनी और ऊंची आवाज में बोलता रहा, विरोध करता रहा। इससे दरोगा साहब इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने ये कह दिया कि 1 मिनट नहीं लगेगा, यहीं ठोक दूंगा अभी। एक बार ये वायरल संवाद सुनिए, फिर आगे बात करते हैं।
आप 40 आज शुरू करें। जब आग लगी थी ना तो 40 इन्होंने कहा था कि मैंने 40 भैया एक बात बताओ ना, उसका घर तोड़ दिया। वो बात सही है। तो आप पुलिस के पास जाऊँ और किसके पास जाऊँ? अपनी शिकायत पुलिस के पास ही रखूंगा। तो ये वीडियो बताता है कि जब किसी पुलिस अफसर पर अपनी ताकत का नशा सवार होता है तो वो किस हद तक जा सकता है और ऐसे अफसर किस तरह पूरे पुलिस विभाग को अपमानित करते हैं। इस पुलिस अफसर को यह समझना होगा कि अगर कोई उससे तेज आवाज में बात करे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस आधार पर उस पर गोली चला दी जाए। कानून के रखवाले अगर निर्दोष लोगों को फिल्मी अंदाज में ठोकने की बात करेंगे तो कानून का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये बंदूक और बंदूक से गोली चलाने का अधिकार लोगों की रक्षा के लिए है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, गुंडों की तरह आम लोगों को धमकी देने के लिए नहीं है। इस मानसिकता की वजह से ही पुलिसिया अत्याचार भारतीय सिस्टम के लिए एक बड़ी बीमारी बना हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2022 में पुलिस अत्याचार की 10,538 शिकायतें मिली थी और पुलिस अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बदनाम है। 2022 में एनएचआरसी को मिली शिकायतों में 72.2% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई थी। यह सूरत बदलने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। और अब साइंस की उस सत्ता की बात जो मानवता के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए और दुनिया के लिए वरदान साबित होने वाली है। चिकित्सा विज्ञान आने वाले दिनों में इलाज के तरीकों को इस तरीके से बदल देने वाला है कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिक ऐसा नैनो रोबोट तैयार कर रहे हैं जिसे शरीर के अंदर तैनात कर दिया जाएगा। ये रोबोट बीमारी भी खुद ही ढूंढेंगे और इलाज भी खुद ही करेंगे। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स विभाग में प्रोफेसर पियोत्रो वॉल्डोस्ट्री ने 20 अलग अलग नैनो रोबोट तैयार किए हैं। इन रोबोट्स में कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। यहां तक कि कुछ नैनो रोबोट में रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर भी हैं ताकि सर्जन देख सकें कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है और सर्जन जरूरत के हिसाब से इन रोबोट को आदेश दे सकें। यह कैप्सूल रोबोट प्रति सेकंड शरीर के कई चक्कर लगा सकता है। ये कैप्सूल रोबोट इतने छोटे हैं कि इन्हें आसानी से शरीर में भेजा जा सकता है। अगले महीने एक नैनो रोबोट कैप्सूल का पहली बार इंसानों पर परीक्षण किया जाएगा। इससे पहले कैप्सूल रोबोट का चूहों पर परीक्षण हो चुका है जो पूरी तरीके से सफल रहा है। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। कल से संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक हुई। विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा, महंगाई और बाढ़ पर चर्चा की मांग कराने की मांग की। मानसून सत्र में सरकार 31 बिल ला सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम पर उस वक्त बवाल मच गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अबू आजमी के इस बयान के बाद बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के ओहो, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।